जी बेटा, आज का हमारे जो बुनियादी तौर पर दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। एक है जी एसी थ्रू एन इंडक्टर और दूसरा है हमारे पास इम्पीडेंस। यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ, इंडक्टर को जब आप किसी सर्किट के अंदर बतौर एलिमेंट यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह के मैंने आपको बताया था जब हम फिज़िकल लेक्चर्स में थे, तो मैंने आपको बताया था आप बेशक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निकालें, वहाँ पर आप देखें कि एक छोटे से सर्किट में आपको 10 से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाती हैं। इसी तरह जो इंडक्टर्स होते हैं, इनको जब हम बतौर सर्किट एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं यानी एज ए सर्किट एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल वैसा ही ये इंडक्टर डिज़ाइन करते हैं जिस तरह का आपका सोलेनॉइड होता है, यानी कि स्प्रिंग की तरह का इंडक्टर हम यूज़ करते हैं। सोलेनॉइड जो है जब ये हम एसी के थ्रू इसमें से गुजारते हैं तो ये बतौर इंडक्टर भी बिहेव कर रहा होता है। तो इंडक्टर और सोलेनॉइड जो है हम इनको यहाँ पर दोनों को एक ही मायने में ले लेते हैं जब बतौर एलिमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो इंडक्टर यूज़ करेंगे वो बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह ही होगा और उसमें से हम एसी करंट जब गुजरेगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो है ये हम जब टॉपिक शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी एसी थ्रू एन इंडक्टर। तो जो इंडक्टर होते हैं वो यूजुअली जो हमारे पास वो कॉइल की सूरत में या सोलेनॉइड की सूरत में होते हैं, जिनको किसी थिक कॉपर वायर जो है वो वाउंड की होती है किसी कोर के ऊपर। उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम कह रहे हैं इट हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड हैज़ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और हम इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल माइनर लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होती तो है, वो आपको पता ही है। अब मैथमेटिकल रिलेशन हम इसका यूज़ करेंगे, ये सारा हमने पहले भी काम किया हुआ है, ये वाला रिलेशन हमने निकाला हुआ है, वही हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ये सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में इंड्यूस्ड ईएमएफ के तौर पर निकाला था। अगर आपको ये भी याद होगा कि हमने जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था वहाँ पर हमने एक बैक ईएमएफ का टॉपिक भी पढ़ा था कि करंट जो होता है जितना उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उतनी ही बैक ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होती है, तो वो उसको अपोज करती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सर्किट के अंदर करंट मूव करता रहे, तो हम क्या है कि हम अपनी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ कम से कम बैक ईएमएफ तक देंगे कि ताकि वो उसको अपोज करके उसमें से करंट को गुजारते रहे। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। कंसीडर एन इंडक्टर कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये आपके सामने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इसमें से करंट बह रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, हम यहाँ पर जब डीसी करंट की बात कर रहे होते हैं किसी बैटरी की, तो हम फ़ौरन से करंट की डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हर सेकंड में ये 50 बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब वो 50 बार एक सेकंड में अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। 50 बार जब पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो आप करंट की डायरेक्शन नहीं कह सकते कि हमेशा इस तरफ से इस तरफ होगी। हम इस वजह से यहाँ पर कहीं भी करंट की डायरेक्शन नहीं बनाएंगे अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे करंट इसमें से बह रहा है। करंट की जो वैल्यू है वो आपको पता है, इंड्यूस करंट की वैल्यू से ही हमने निकाली हुई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। Therefore इंडक्टर must suppose to flow the AC which is continuously changing, suppose the current flowing through the inductor। आपके पास ये वाला फार्मूला हमने पहले से ही ड्राइव किया हुआ है। आई जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब if L is the inductance of the coil, the changing current sets up a back EMF in the coil, its magnitude is given by। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, मैंने आपको याद है बताया भी था। जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जब हम उसे बैक ईएमएफ के तौर पर लेते हैं तो उसको नेगेटिव साइन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। टू मेंटेन द करंट इन द कॉइल अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक ईएमएफ, यानी इसके कम से कम बराबर से हो, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन अगर बराबर हो तब भी करंट इसमें से बहता रहेगा, तब ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ना। तो वी इज इक्वल टू हम ई एप्सिलॉन एल लेंगे, यहाँ पर हम एप्सिलॉन एल की जगह पर वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि जो हमारे पास कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज वोल्टेज है, अगर उसका डेरिवेशन लें तो जो डेरिवेशन से क्वांटिटी आएगी ना वो उन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। यहाँ पर देखें ये वोल्टेज कैसे आ रहा है,
करंट के डेरिवेशन से आ रहा है। इसका मतलब करंट का डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेटिव जिसको आप पढ़ते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वोल्टेज आ रही है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका इसका मतलब इसके और इसके दरमियान एंगल 90 होगा, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का फेज लीड कर रहा होगा, दूसरे का फेज लैग कर रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, जिस चीज़ का आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं हमेशा वो दूसरे से 90 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पर हम आगे जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे वहाँ पर इस बात की मैं मज़ीद वजाहत कर दूंगा। यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं एल तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वी जो है वो डायरेक्टली इससे रिलेट कर रहा है। ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास स्लोप ऑफ आई और टी ग्राफ है, यानी ऊपर वाई की वैल्यू नीचे एक्स की वैल्यू। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन ऑफ थीटा से। यहाँ पर फिर से वही जो कल हमने कैपेसिटर में पढ़ा था वही कंसेप्ट दोबारा से दोहराया जाएगा। अगर कल किसी बंदे को समझ नहीं आई, अच्छे से नहीं समझ सकी, तो वो आज इसको ज़्यादा डिटेल से देख सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि वोल्टेज आपके पास बेसिकली स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ है। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये देखें, करंट की डेरिवेटिव लेने से आपके पास वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज जिससे 90 के एंगल से लीड कर रहा है। ये मैंने आपको बात की पहले ही वजाहत कर दी। ये देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी वोल्टेज करंट से 90 के एंगल से लीड कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में करंट जो है वो वोल्टेज से 90 के एंगल से लैग कर रहा है। अब ये ग्राफ कैसे आ रहा है वो हम इसको शुरू करते हैं। कहते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। यानी कि आपने स्लोप लेनी है और उस स्लोप का मतलब हमारे पास जो टेंजेंट है उसकी स्लोप लेनी है, तो आपके पास हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बीटा एनी इंस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ एज शोन इन फिगर बी। अब हम शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हमारा करंट ज़ीरो है। करंट ज़ीरो का मतलब यहाँ पर इसकी हम स्लोप लेंगे, स्लोप की लाइन ये आएगी, इसके और करंट के दरमियान हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान एंगल क्या है, 90। 90 का मतलब ये है कि टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। टेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जितनी मैक्सिमम वैल्यू है, जब करंट ज़ीरो होगा तो आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम होगा। इसी तरह जब हमारे पास करंट मैक्सिमम हो जाता है एट पॉइंट ए, इसकी स्लोप लेंगे, हमारे पास ये स्लोप इसकी आएगी। अब इसका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसका एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा। ज़ीरो का मतलब टेन ज़ीरो, ज़ीरो मतलब टेन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसका मतलब वोल्टेज आपके पास ज़ीरो। इसी तरह सो ऑन, जब करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया, फिर से हमारा जो कर्व है वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रही है, हम इसका टेंजेंट लेंगे दोबारा से, तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास वोल्टेज की नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम आगे मूव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर फिर से स्लोप आप ड्रा करें, स्लोप ड्रा करेंगे टेन ज़ीरो या टेन 180, दोनों की वैल्यू ज़ीरो ही होता है, तो आपके पास दोबारा से वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ग्राफ आगे की तरफ मूव करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बने हुए हैं। एट पॉइंट ओ द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ इज मैक्सिमम, वोल्टेज इज मैक्सिमम। एट पॉइंट ओ द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ इज ज़ीरो, वोल्टेज इज ज़ीरो। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव, सो वोल्टेज बिकम्स नेगेटिव फ्रॉम एन टू आर। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह सोन द कर्व पी एन आर गिव द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम। इट कैन बी सीन दैट एट ईच पॉइंट the phase voltage V is greater than the phase current I by an angle pi by 2. We say that the voltage V is leading the current I by phase pi by 2. In other words, आप ये भी कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपके पास डेफिनेटली जो हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वी आर एम एस की सूरत में होती है, जितनी उसकी वैल्यू होती है उतना हम वेक्टर की लेंथ बनाते हैं। क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 है, वोल्टेज 90 से लीड कर रहा है, तो हम वी को इस डायरेक्शन में और करंट को इस डायरेक्शन में लेंगे। अब यहाँ पर हम रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिफाइन करेंगे, मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट ऑफ कैपेसिटर है, बिल्कुल उसी तरह इंडक्टर भी हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट ऑफर करेगा। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको आप रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहेंगे। हम उसको रेजिस्टेंस के तौर पर नहीं पढ़ते, बल्कि हमेशा हम कहते हैं ये ऑपोजिशन है इन द वे ऑफ करंट। तो हम कहते हैं द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल, ठीक है, एंड इज गिवन बाय, आपके पास फार्मूला वही है रेजिस्टेंस वाला ही, ठीक है, वी बाई आई यानी ओहम लॉ के जरिए।
लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है इंडक्टर की, वो जो इंडक्टिव रिएक्ट हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होती है, उससे ओमेगा एल के जरिए रिलेट कर रहा है। ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें रिएक्टेंस जो थी वो कैपेसिटर की, वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली रिलेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है, डायरेक्टली रिलेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास इंडक्टिव उतनी ही हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा होगी करंट की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। और जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो होगी वो भी कम होगी, और हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है एट लो फ्रीक्वेंसी the reactance of inductor will be low and the current through the inductor will be high। ठीक है, at high frequency the inductance of inductor will be high and the current through the inductor will be low। यूनिट यहाँ पर दोबारा से वही है, the unit of inductive reactance is ओहम, क्योंकि ये ऑपोजिशन है इसलिए ओहम ही इसका यूनिट होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि जी यहाँ पर ये पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होता है वो क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो साथ में हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एसी, क्वार्टर का मतलब होता है पहला चौथा हिस्सा जो एसी साइकिल का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला फोर्थ हिस्सा है, यानी कि यहाँ से लेकर जहाँ तक ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये पहला फर्स्ट क्वार्टर है। उसके बाद ये सेकंड है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये थर्ड है और ये फोर्थ। यानी एक साइकिल के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर है वो क्या है जी, यहाँ पर बताता है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एसी वी एंड आई आर पॉजिटिव, सो पावर इज पॉजिटिव, हमारे पास पावर भी पॉजिटिव होगी। हेंस एनर्जी सप्लाइड टू द इंडक्टर, यानी अगर हमारे पास कोई चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव होती है हम वो सप्लाई कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो वो हम उसे हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ एसी साइकिल वी इज नेगेटिव एंड आई इज पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास वी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब सेकंड में हम जाते हैं तो हमारे पास वी नेगेटिव हो जाती है और आई अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखें हमारे पास वी नेगेटिव है और आई क्या है, पॉजिटिव है। तो उसके बाद वो कहते हैं वी इज नेगेटिव एंड आई इज सो पावर इज नेगेटिव, हेंस एनर्जी इज रिटर्न टू द इंडक्टर। यानी पहले में हमने क्या किया, एनर्जी सप्लाई की और रिटर्न बाय द इंडक्टर, और वो एनर्जी अगले ही साइकिल क्वार्टर के अंदर हमने ले ली। इसी तरह थर्ड क्वार्टर के अंदर दोनों में से एक की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हम एनर्जी दोबारा से सप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर का फार्मूला आता है वी आई, पी इज इक्वल टू आई वी या वी आई। अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब भी हमारे पास एनर्जी सप्लाई होगी, अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी एनर्जी सप्लाई होगी, और अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो एनर्जी रिटर्न होगी। फोर्थ क्वार्टर में जब आप मूव करते हैं तो एनर्जी दोबारा से आपको रिटर्न हो जाती है इंडक्टर से। इसका मतलब क्या है कि दे thus there is no net change of energy in complete cycle since an inductor coil does not consume energy. The coil often employed by the controlling AC without consumption of energy. Such an inductive coil is known as a chalk। इसको चौक भी कहते हैं, यानी आप जो इस तरह का जो इंडक्टर होता है जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता इन फुल साइकिल, इन अ कंप्लीट साइकिल, तो उसको आप चौक भी कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है व्हाट इज चौक, तो आप चौक के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इम्पीडेंस की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऐसे सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है, यानी तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो जाहिर है इन तीनों की वजह से कुछ ना कुछ ऑपोजिशन फोर्स होगी, तो उन तीनों का सम करने से जो अपोजिशन फोर्स हमारे पास आती है उसको आप इम्पीडेंस कहते हैं। यानी द कंबाइंड अपोजिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन एन एसी circuit is known as impedance। It is denoted by Z and is given by Z is equal to VRMS divided by IRMS। और इसका यूनिट भी क्या होगा, क्योंकि ये ऑपोजिशन फोर्स है इसका यूनिट भी ओहम ही होगा। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है, और ये सबसे ज़रूरी पार्ट है जी हमारे लेक्चर का।
कि आपकी असाइनमेंट में प्रॉब्लम नंबर 16.4, 16.5, 16.6 है। ये आपने जो है इनको सॉल्व करके नेक्स्ट सैटरडे को जो है वो कॉलेज सबमिट करवाना है बिफोर 12 ओ क्लॉक, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं डिस्कशन की।